नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रही है। ज़्यादातर लोग उसी की बात कर रहे हैं। मैं भी उसी के ही बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। लेकिन आज चलिए विषय से थोड़ा हट करके एक आपसे चर्चा की जाए। अगर आपको पसंद आएगी तो कमेंट करके बताइएगा भी। थोड़ी जैसे मैंने कहा विषय से परे हट के है, इसलिए इसको ध्यान से कल सुनिएगा। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय हुआ है वो ये है कि कैसे अपने प्रधान सेवक साहब ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्रमशः नष्ट किया और उसके पीछे, उस इकोनॉमी को नष्ट करने के पीछे उनके अपने निहित उद्देश्य थे जिनको वो पूरा करना चाहते थे। उन उद्देश्यों को उन्होंने तो पूरा कर लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बैठ चुकी है। अब आइए उस बात को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा पृष्ठभूमि जान लें। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर के दो बातें साफ साफ है। इसको समझ, हालांकि जानने वाले जानते भी हैं, बात चल रही इसलिए कह रहा हूँ। पहली चीज तो है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, सभी जानते हैं। और जो इकोनॉमी ब्रिटेन से मॉडल के रूप में मिली वही हमने इस्तेमाल की लंबे समय तक। और उसके बाद कालांतर में जब वैश्विक व्यवस्था आई तो हमने अपने आप को वैश्विक व्यवस्था से जोड़ दिया। उस इकोनॉमी के तीन मोटे मोटे हिस्से थे। एक तो अपर क्लास जो अपना काम करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे। और स्वतंत्रता के जस्ट बाद में जब एक तरीके से इकोनॉमी के बड़े हिस्से पर सरकार का कब्जा था तो तमाम सरकारी कंपनियां थी और तमाम सरकारी नौकरियां थी जिसमें मिडिल क्लास था। और उसके अलावा था लोअर क्लास जो खेती और खेती से संबंधित उद्योगों में या उसमें काम करता था। मिडिल क्लास को सरकार की विशेष संरक्षा प्राप्त थी। उसका कारण ये था कि मिडिल क्लास एक तो ये है कि सरकार के लिए काम करता था, सरकार काम कर सके उसमें उसका योगदान होता था। और दूसरी है कि पढ़ाई लिखाई और इन सब तमाम बातों से वो सरकार की जो समृद्धि थी उसमें भी उसका योगदान हुआ करता था। ये मोटा मोटा पैटर्न चलता था। वाजपेयी जी ने भी इसी पैटर्न के तहत काम किया। और जैसा मैं पहले भी एक आध बार बता चुका हूँ, वाजपेयी जी मूलतः कांग्रेस की परंपरा में पले बड़े भाजपा के नेता थे। इसलिए वो जो उनका जो 6 साल का कार्यकाल था, ये मान के चलिए कि कांग्रेसी परंपरा के ही तहत वो प्रधानमंत्री रहे। हालांकि उन्होंने भी जो उनको संस्कार विरासत में मिले थे उसका उन्होंने प्रयोग पहली ही बार में कर दिया था। और मिडिल क्लास को परेशान करने वाली जो निर्णय था वो उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ था और वो था पेंशन खत्म करने का निर्णय। ये बात भी फैक्ट है। अब उनके बाद अपने आए मोदी साहब। मोदी साहब के पास शातिर आदमी तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और वो राजनीतिक भी ऐसे राजनीतिक रहे हैं जिन्होंने की तमाम झंझावातों और विपरीत परिस्थितियों में इस तरीके से अपनी सफलता प्राप्त की जो अदरवाइज लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उस सफलता में गिमिक्स भी है और गलत बयानी भी है, सारी बातें हैं। लेकिन बहरहाल सफल तो आज की तारीख में है ही। तो वो इकोनॉमी का एक दूसरा मॉडल लेकर के आया। उसमें उनको जो परंपरा थी उससे भी फायदा हुआ। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो मुफ्त अनाज की योजना चालू है, वो योजना जो है दरअसल अपने प्रधान सेवक साहब की नहीं है। वो योजना सुप्रीम कोर्ट की है। मेरा ख्याल है 2010 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर आपके पास अनाज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय अनाज हिंदुस्तान के जो गल्ला गोदाम थे उसमें बहुत अनाज भरा हुआ था, तो आप उसको जो है गरीब लोगों को बांट दीजिए। ये एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। और उसी के बाद गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना और मिड डे मील योजना शुरू हुई। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से शुरू हुई। जो लोग ये मानते हैं कि ये योजना अपने प्रधान सेवक साहब की है, उनको गलतफहमी, ऐसा नहीं है। अब इन पूरे जो उनको पूरी विरासत में संरचना मिली, उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। ये कहने मुझे कोई हर्ज नहीं है कि उनका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका कि एक अनुषंगिक संगठन है भाजपा, जो आज की तारीख में अपने देश पर काबिज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना कोई भी इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। पूरे उनके 100 साल के इतिहास में अगर आप लोग में से किसी को पता हो तो बताएं, मुझे तो मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान को लेकर के इकोनॉमी का कौन सा मॉडल वो अख्तियार करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी योजना मेरे संज्ञान में नहीं है। और लोगों की अगर होगी तो मुझे पता नहीं, होगी तो कृपया मुझे बताएं। अब इन परिस्थितियों में अपने प्रधान सेवक साहब सत्ता में आए
उनका मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को सबसे पहले फायदा पहुंचाना जिनकी मदद से वो सत्ता में आए, जिसमें कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसमें भी सिरमौर अडानी और अंबानी साहब हैं। ऐसा उन्होंने, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने कभी चीज़ों को छिपाया नहीं, जो कुछ उन्होंने कहा साफ साफ कहा। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको पहले इन लोगों को मदद पहुंचानी है। अब उसमें दूसरी, जब अब जाहिर सी बात है कि अगर उनको मदद पहुंचाएंगे तो उसको कैसे मदद पहुंचाएं, क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है फिर उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ऐसे में उन्होंने एक दूसरा काम किया कि उन्होंने मिडिल क्लास को उसके हाल पर छोड़ा। उसके पीछे कारण ये था कि दो कारण थे। एक तो ये कि मिडिल क्लास जो था वो, जो मनमोहन सिंह के ज़माने में उसने बहुत अच्छी खासी संपन्नता देखी थी, उस संपन्नता को उसने राम मंदिर आंदोलन से जोड़ा, और जो मिडिल क्लास को जो एक भौतिक पहचान मिली पहली बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, उसको उसने अपने आप को राम मंदिर आंदोलन से जोड़ लिया और मंदिर बनाने के काम में ही व्यस्त हो गया। बहरहाल मंदिर बन भी रहा है, और मंदिर के बनाने में मूलतः मिडिल क्लास ही जो है उसको लेकर के आंदोलित हुआ, और उसको लेकर के उस गर्व की अनुभूति भी मिडिल क्लास को ही है। ये बात शातिर नेता होने के नाते अपने प्रधान सेवक साहब जानते हैं। तो इन्होंने इसलिए मिडिल क्लास को उसके हाल पे छोड़ा। दिक्कत होता क्या है कि मिडिल क्लास लगातार उन्नति करे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर लगातार खर्च किया जाए, चाहे वो नौकरियों के रूप में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के रूप में हो, चाहे वो तमाम सरकारी संसाधनों के रूप में हो। तो फिर मिडिल क्लास लगातार तरक्की करता है और बदले में अपनी मेहनत से वो इन सब चीज़ों को फिर से उत्पादित करता है, ताकि उसके ऊपर और अपर क्लास के ऊपर और लोअर क्लास के ऊपर उसको बांटा जाए। उसके द्वारा संपन्न ने मतलब जो जिस धनराशि को वो बनाता है। अपने प्रधान सेवक साहब इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास को उसके हाल पर छोड़ा। और फिलहाल जो संपन्नता उसको अपने मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में मिली थी और राम मंदिर आंदोलन की जो सफलता थी, वो उसी के नशे में मस्त था, अभी भी मस्त है। अब उससे उनको एक फायदा हुआ कि मिडिल क्लास को संपन्न बनाने और उसकी उन्नति के लिए जो भी धनराशि सरकार को या राज्य को खर्च करनी थी, उससे वो सारी की सारी धनराशि जो थी वो अपर क्लास को और आपके अडानी अंबानी सबकों को के क्या नाम है उन्नति में लगाई जाने लगी। जैसा कि आजकल खबर भी आ रही है कि LIC का पैसा और स्टेट बैंक का पैसा और आपके क्या नाम है जो पेंशन निधियों का पैसा सब अडानी जी के उसमें लगा दिया गया है। इन्हीं सब पैसों से LIC और तमाम जो कंपनियां थी वो मिडिल क्लास के लिए नई नई स्कीम्स लगाती थी, या ये सब पैसा उन कंपनियों में जाता था जो मिडिल क्लास के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करती थी। उसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इन 9 सालों में वो ये है कि रोजगार बुरी तरीके से कम हुए, और आज की तारीख में रोजगारों की बहुत भीषण कमी है। इसको सभी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनायास हुआ, ऐसा नहीं है, ये सायास किया गया, क्योंकि अपने प्रधान सेवक को मालूम था कि इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन उनको मालूम ये भी मालूम था कि मिडिल क्लास जो है वो राम मंदिर के और पुरानी संपन्नता के नशे में चूर है और 8-10 साल निकाल देगा। इसलिए जो लगातार घटते रोजगार है और लगातार घटती नौकरियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो अनायास हुई ना, ये सायास की गई है। ये भी आप सब लोग समझते भी रहेंगे, मैं भी बता रहा हूँ। अब बचा लोअर क्लास। लोअर क्लास के लिए जो आजकल मुफ्त राशन स्कीम चल रही है, इतने समझदार अपने प्रधान सेवक साहब भी हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस स्कीम को अपनी स्कीम बता करके प्रचार किया। प्रचार में वो माहिर रही हैं, मैं इवेंट मैनेजमेंट के तो माहिर वो ही हैं। अब लोगों को लगा कि लोअर क्लास जो है वो उसको मुफ्त गल्ला अपने प्रधान सेवक साहब दे रहे हैं। इस एक तीर से उन्होंने 2 शिकार साधे। एक तो ये है कि मुफ्त गल्ला स्कीम के चलते एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके लिए तैयार हुआ, जो उनकी जीत में मदद करता है, ये फैक्ट है। और जो तमाम दूसरी सरकारी योजनाएं थी जो पहले भी थी लेकिन अब भी हैं, उसको और जोर शोर से अपने प्रधान सेवक साहब ने लागू किया, तो वो कुल मिलाकर के उनके लिए एक खास वोट बैंक भी बना, जो अभी भी उनकी मदद कर रहा है। और अब इससे एक चीज़ और देखिए कि अपर क्लास एक छोटा सेक्शन होता है, उसको सरकार की कोई जरूरत नहीं होती। मिडिल क्लास भी एक कंपेरेटिवली छोटा सेक्शन होता है, जो कि अपनी मेहनत से लगातार काम करता है, देश को भी समृद्ध करता है और अपने आप को भी समृद्ध करता है। और लास्ट में आया लोअर क्लास, जो बहुत बड़ी संख्या में, जिसको आजकल कहते भी अपने प्रधान सेवक साहब बहुत उसके साथ क्या नाम है गर्व के साथ कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त गल्ला देता हूँ। तो ये वो 80 करोड़ है। आप मान के चलिए कि भारत की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है वो मुफ्त गल्ला लेकर के और मस्त है। और इसमें भी 2 चीजें हो रही हैं। इस स्कीम के भी 2 माइनस पॉइंट्स है, जो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि जो लोग इस तरीके की वीडियो को देखते हैं वो उस सेक्शन को नहीं आते हैं
कि पहले जो महीने में 2 बार राशन दिया जाता था, अब 1 बार दिया जाने लगा है, क्योंकि राशन बांटते बांटते राशन की जो गले के गोदाम है वो अवरीत रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि पैसों की कमी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर पैसा तो अपर क्लास के उनके अपने प्रधान सेवक साहब के इष्ट मित्रों के उसमें जा रहा है, उनकी बढ़ोतरी में जा रहा है, तो इसीलिए जो दूसरी स्कीम है उसमें भी बहुत पैसा कम किया जा रहा है। जैसे अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि मनरेगा में जो पैसा है बहुत कम भेजा जाने लगा है आजकल, जिससे कि गाँवों में जो समृद्धि आ रही थी, जो कहीं न कहीं राष्ट्र की समृद्धि में योगदान कर रही थी, वो समृद्धि भी काफ़ी कम हो गई है। गाँवों में भी बेरोजगारी और इसका सबका बहुत ज़बरदस्त आलम है, ख़ासतौर से जो तमाम कोरोना के बाद से और जो लगातार घटते रोजगार है उसके चलते जो लोग अपने गांव घरों में गए वहाँ भी उनके पास रोजगार नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो इस तरीके से इकोनॉमी का जो एक मॉडल था जो हिंदुस्तान में लगातार चल रहा था, उस मॉडल को अपने स्वास्थ्य अपनी भलाई के लिए अपने प्रधान सेवक साहब ने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया। और ये कितना चतुराई वाला काम था ये मानने, इसमें उसको मानने मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस मॉडल में नुकसान सबका हुआ, लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के लेकिन सारे नुकसान के बावजूद वोट जो थे अपने प्रधान सेवक साहब उनकी पार्टी को मिलते रहे। अब ये सिलसिला जब तक चालू रहेगा तब तक इसमें कोई शक नहीं कि अपने प्रधान सेवक साहब को वोटों की बढ़ोतरी मिलेगी। अब इस सिलसिले को कैसे बाकी विरोधी पक्ष पार्टियां लोगों को समझा पाती हैं, जो हो रहा है वो उनके हित में नहीं है, ये भी एक देखना दिलचस्प अनुभव होगा। लेकिन ये कहने मुझे आज की तारीख में कोई हिचक नहीं है कि ऐसा मॉडल ला करके भी अपने प्रधान सेवक साहब ने बड़ा कमाल का काम किया, जिसमें नुकसान बहुतों का हुआ, लेकिन फिर भी उनको लगातार वोट मिल रहे हैं। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं बीच बीच में आपको और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।